देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं सोर्स ऑफ लॉ, है ना। अब सोर्स ऑफ लॉ में हमारा एक पार्ट बाकी है, वो है जुडिशियल प्रेसिडेंट, मीन्स न्यायिक पूर्व निर्णय। देखिए न्यायिक पूर्व निर्णय हर एक चीज को स्कूल से भी हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को स्कूल्स भी बार बार रिकॉल होते रहें। दीक्षा से मेरा ये प्रश्न है, दीक्षा जुडिशियल प्रेसिडेंट किस स्कूल को बिलोंग करते हैं? यस मैम। जुडिशियल प्रेसिडेंट किस स्कूल को बिलोंग करते हैं? मैम नहीं आते। वेरी बैड। किरण? मैम आपकी आवाज कट रही है। अच्छा हाँ, मेरी आवाज कट रही है। अभी आवाज आ रही है? नेटवर्क तो है पूरा? मैम पर अभी नहीं आ कट रही थी। क्वेश्चन मैंने सुन लिया पर मुझे नहीं पता। वेरी बैड। देखिए सभी लोगों को मैं बार बार क्यों रिकॉल करती हूँ, जब हम सीपीसी पढ़ते हैं तो मैं सारे ऑर्डर्स पढ़ देती हूँ एक बार से। जब भी हम कुछ टॉपिक पढ़ते हैं जूरिस्प्रूडेंस में तो सारे स्कूल्स में याद करती हूँ, क्यों? ताकि आप लोगों को ये चीजें रिवाइंड होती रहे, आप लोग उन चीजों को रिकॉल करते रहें। जैसे मैंने कहा था ऑस्टिन एनालिटिकल स्कूल तो याद होगा ही होगा अब तो। जब हमने कस्टम पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आप लोगों को बोला था कि इस स्कूल को हम किससे को रिलेट करके पढ़ेंगे? हिस्टोरिकल स्कूल से। हिस्टोरिकल स्कूल ऐतिहासिक विचारधारा, जो कि किस चीज को बिलोंग करती है कि पुराने जो कस्टम्स हैं वो हमारे लिए एक बेस देते हैं, हमें लॉ का बेस देते हैं। तो ये वाला सिस्टम उससे रिलेटेड था, है ना, कस्टम वाला जो पार्ट था। अब अगर हम बात करें जुडिशियल प्रेसिडेंस की, क्योंकि एक ये सोर्स ऑफ लॉ में आपका एक चैप्टर बाकी है जिसमें हमें डिटेल में इसको स्टडी करना है। इसमें कई सारी मैगजीन्स भी आपको पढ़ने को मिलेंगी, उन मैगजीन को हाईलाइट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जूरिस्प्रूडेंस का। अब जब हम बात करते हैं कि क्या, जैसे मैंने कहा कि जजेस लॉ बनाते हैं या लॉ का इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो ये सारे डिटेल में हमने एक स्कूल में पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो। और वो स्कूल था रियलिस्टिक स्कूल, यथार्थवादी विचारधारा। अगर नहीं याद है तो लिख लो, और अगर आप लोगों को याद नहीं रहता है तो ऐसी चीजों को नोट डाउन कर लिया करो कि जैसे मैंने कहा कि भाई रियलिस्टिक स्कूल किस चीज को बिलोंग करता है? हमारा जुडिशियल प्रेसिडेंस से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि ये स्पष्ट बोला गया है कि क्या जजेस लॉ बनाते हैं या लॉ का इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो हमें यहाँ पर, हमने जब स्कूल पढ़ा था तो हमने वहां पर पूरा इस चीज को स्टडी किया था, इवन कई सारे क्वेश्चन आंसर भी हुए थे आप लोगों से। अब हिस्टोरिकल स्कूल कस्टम से रिलेटेड था, तो जुडिशियल प्रेसिडेंस जो वाला जो पार्ट है आपका, वो हमें यहाँ पर क्लियर करता है कि जुडिशियल प्रेसिडेंस है क्या, क्या ये लॉ है, और इन्हें हम सोर्स ऑफ लॉ क्यों माने? क्यों माने हम इन्हें सोर्स ऑफ लॉ? ऐसा तो नहीं है कि किसी जज ने कुछ कह दिया तो वो लॉ बन गया। आज की डेट में है क्या ऐसा? है क्या प्रवीण ऐसा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे जजमेंट हैं जो लॉ बन जाते हैं, या हम उन्हें मान लेते हैं कि हाँ ये सोर्स ऑफ लॉ की कैटेगरी में आता है? रोज की डेट में, आज की अगर बात करूं तो पर डे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कई सारे जजमेंट होते हैं, तो क्या सारे के सारे लॉ हैं? क्यों प्रवीण? नो मैम। नो। तो फिर कौन से ऐसे जजमेंट हैं? सारे के सारे तो लॉ नहीं होते। नहीं हो सकते, तो फिर कौन से ऐसे होंगे जिसको कि हम यहाँ शामिल कर ले और हमें बोल ले कि हाँ ये सोर्स ऑफ लॉ, या यहाँ से कोई लॉ निकल कर आया? जिनके लिए कोई लॉ ऑलरेडी बना हुआ नहीं है, जो क्वेश्चन सडन अराइज हुआ है, जो कोई ऐसा प्रॉब्लम, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, या पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम का जिसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, लॉ नहीं है, सोशल ऑर्डरिंग के फेवर में हो सकता है। आर्टिकल 21 आप जब पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए लॉ नहीं था। जजमेंट हुए, पीआईएल कई चीजों के लिए लगाई गई, जजमेंट हुए और बाद में उसके लिए स्टेट्यूट बनाए गए। स्टेट्यूट मींस एक्ट बनाए गए।
मीन्स वो हमारे लिए किस तरह से काम करते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट सोर्स ऑफ लॉ के रूप में काम करते हैं। मतलब यहाँ ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक लॉ हर एक जजमेंट को हम ये मान लें कि वो एक विधि का रूप ले लेता है। हर लॉ नहीं लेता है। जिसके लिए विधि नहीं है, जिसके लिए कोई ऐसी समस्या, कोई सामाजिक परिवर्तन के रूप में कोई नई प्रॉब्लम किसी ने कोर्ट के सामने रखी है और कोर्ट को ऐसा लगता है, जुडिशरी को ऐसा लगता है कि इस चीज का सोल्यूशन ये होना चाहिए, और वो वहां सरकार को इस तरह के निर्देश देता है कि यहाँ पर इस तरह की चीजें की जानी चाहिए, और फिर उसके फेवर में जब लॉ बनाए जाते हैं तो पर्टिकुलर वो पार्ट हमारे लिए एज इट इज हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जजेस ने हमारे लिए रूल्स बनाए हैं, जजेस ने हमारे लिए लॉ बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर जुडिशियल प्रेसिडेंस वाला जो पार्ट है वहां पर उसको आपको डिटेल में इसलिए समझना जरूरी है कि सारी चीजों को तो हम नहीं बोल सकते कि ये हमारे लिए लॉ है ना, कुछ चीजें ही होंगी। देखिए इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिया है क्योंकि आपको ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है हमारा इसका। क्योंकि एज इट इज मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी तो आपका नोट्स वाला पार्ट भी कवर अप हो जाएगा, आपके पूरे नोट्स रेडी हो जाएंगे इस पर। प्रेसिडेंट मींस जजमेंट और डिसीजन ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ seated as an authority for the legal principle embodied in it. The doctrine of precedent, which is also known as स्टैट डिसीज, इसे लिख लीजिए, स्टैट डिसीज को लिख लीजिए। ये एक लैटिन वर्ड है जिसको बोला जाता है निर्णय अनुसरण। लिख लेना प्रवीण इसको, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टैट डिसीज, निर्णय अनुसरण जिसे बोला जाता है। अब निर्णय अनुसरण इसकी डॉक्ट्रिन और डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसी डॉक्ट्रिन है, पहले उन डॉक्ट्रिन का नाम लिख लीजिए आप। एक लिखिएगा इसमें रेशियो डेसिडेंटी, स्पेलिंग में बोल दूं RATIO, रेशियो डेसिडेंटी DECIDENTI। इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रवीण निर्णय सार, निर्णय सार। इसमें एक डॉक्ट्रिन और लिखना, डॉक्ट्रिन मीन्स एक लैटिन वर्ड है उसे आप लिख लीजिए ओबिटर डिक्टा, OBITERDICTA, ओबिटर डिक्टा। इसका हिंदी लिखेंगे इतरोक्ति, इतरोक्ति। इतरोक्ति एक अलग चीज है, अभी इन सबको अलग से डिटेल में डिफाइन कर देती हूँ मैं, ताकि आप लोग जब इसको पढ़ें तो आपको समझ में आए। देखिए सबसे पहले सिर्फ अभी मीनिंग समझ लीजिएगा, बाकी हम लोग पूरा वास्ट इसको पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले आपने लिखा स्टेट डिसीज, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट, निर्णय अनुसरण। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया है तो उसका अनुसरण करना किसका काम है? पूरे के पूरे 25 हाई कोर्ट का। यहाँ पर 25 में से 3 अगर ये बोल दें कि नहीं हम नहीं मानेंगे, इज इट पॉसिबल? नो। मीन्स क्या करना है अब आपको, क्योंकि यहाँ पर आप उसी निर्णय के अनुसरण में जब जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या होता है AIR आप समझते ही हैं, ऑल इंडिया रिपोर्ट, जब उसमें पब्लिकेशन किया जाता है तो जिसे कल भी डिस्कस किया था कि उसके पीछे रीजन है कि आप यहाँ पर सिमिलरिटी रहे, यूनिफॉर्मिलिटी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक डिसीजन दिया है, अब उसका अनुसरण करना किसका काम है? जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनका काम है। यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते कि उन चीजों को हम छोड़ दें, है ना। इसी तरह निर्णय सार स्ट्रेटजी भी इसी से मिलता जुलता है कि जितनी भी चीजें उसमें की गई हैं, इसका ये कब अराइज होता है? जब उसके फेवर में कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रॉब्लम है या कोई प्रश्न अराइज हो, प्रश्न उठा है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन अराइज होता है, तब उसके संबंध में अगर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसके लिए कोई डिसीजन देता है तो वो तत्काल प्रभाव से इमीडिएटली वो एप्लीकेबल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी गई है, तो उसे अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है तो वो
उसी दिन से सारे हाई कोर्ट भी उसे मानेंगे और सारे जो भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट है उस चीज को मानेंगे। तो यहाँ पर पर्टिकुलर जो चीजें हैं है उसी के फेवर में, मतलब आपका इन दोनों में बेसिकली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तीसरा है आपका ओबिटर डिक्टम। देखिए अब क्या होता है, जब कोई डिसीजन दिया जाता है तब उस डिसीजन के साथ कुछ छोटी छोटी घोषणाएं की जाती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एक दिन याद हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब 497 को रिपील किया गया था उस दिन जो हमारी फीमेल जज थी उन्होंने उसके कंसर्न में महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर कुछ कमेंट्स किए थे। याद है किसी को? वो जो कमेंट्स थे वो क्या थे, एक तरह का सिंपल से कमेंट्स थे, उस जजमेंट का पार्ट नहीं था पर उन्होंने अपने व्यूज रखे थे यहाँ पर। तो इस तरह की जब जजेस किसी भी जजमेंट को देते हैं तो कुछ इस तरह के डिक्लेरेशन हो जाते हैं, कुछ इस तरह के घोषणाएं हो जाती हैं। घोषणाएं इन द सेंस कि वो जरूरी नहीं है कि वो इन्फोर्सेबल हो, वो उनका ओपिनियन भी हो सकता है उस जजमेंट से रिलेटेड। अब जब वो जजमेंट से रिलेटेड किसी तरह के ओपिनियन पर स्टेटमेंट आते हैं उन्हें बोला जाता है ओबिटर डिक्टम। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो किसी भी तरह का उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है या ऐसी चीजें मानना है, इस तरह का कुछ नहीं है। तो यहाँ ये जो दो तीन चीजें हैं पहले तो आप लोगों को शायद समझ आ गई हो। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। देखिए सभी को शायद जुडिशियल प्रेसिडेंट तो समझ में आता ही है कि क्या होता है, कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन जो कि कहीं न कहीं एज ए रूल काम करते हैं, एज ए लॉ काम करते हैं। कोई भी ऐसा एक बार इसको सुन लेना, इसका डेफिनेशन, पूर्व निर्णय से आशय किसी ऐसे सुनिश्चित प्रतिमान से है जिसके आधार पर लोग अपना भावी आचरण निर्धारित कर सके। विधि के संदर्भ में भूतकालीन निर्णयों को मार्गदर्शन के रूप में अपनाना, मतलब यहाँ पुराने जो हमारे जजमेंट्स हैं उन्हें आगे हमारा पथ प्रदर्शक के रूप में वो हमारे लिए काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई डिसीजन एक बार दे दिया गया है देन सभी के लिए जरूरी हो जाता है कि वो उसे माने और उसे उस निर्णय के प्रति लागू करना। ये कोर्ट का एक तरह का एक जो जजमेंट हो चुकी है वो है। देखिए इसे रेशियो जो आपका रेशियो डेसिडेंटी है इसे आप लिख सकते हैं हिंदी में, इसको एक और वर्ड लिखना है इसका, विनिश्चित आधार। विनिश्चित आधार मीन एक कैसी चीज है, सेट पैटर्न। सेट पैटर्न मीन यहाँ पर अब इससे चेंज कौन कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि 3 लोगों की बेंच ने एक कोई जजमेंट पास किया, अब इस 3 लोगों की बेंच को 2 लोगों की बेंच बैठकर क्या इस जजमेंट को खत्म कर देंगे? नहीं। मतलब हमारे लिए तो क्या हुआ, ये विनिश्चित आधार कैसे है, जब तक 5 लोगों की बेंच इसे चेंज ना कर दे तब तक ही हमारे आधार निश्चित है, सर्टेन है। हम उसे ये बोल सकते हैं कि ऐसा पैटर्न है जिसे कि अब चेंज करने का राइट किसी होगा, इससे बड़ी बेंच को, इससे पहले तो कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इस तरह के जो रूल्स होते हैं या इस तरह के जो सिद्धांत बना दिए जाते हैं वो कहलाते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट। इसमें आपको 2 से 3 अलग अलग डेफिनेशन लिखनी है, सामंड, ऑस्टिन, वुडहार्ट, कई सारे हैं इसमें जूरिस्ट जिनका आपको डेफिनेशन लिखना है। जैसे जेरेमी बेंथम ने सीधे से इसे बोला है, पूर्व निर्णय को उन्होंने सिर्फ एक लाइन में डिफाइन किया है और उन्होंने बोला है जजमेंट लॉ। दिस इज बहुत ही सिंपलेस्ट वे है जुडिशियल प्रेसिडेंट को समझने का, जज मेड लॉ। अब अगर जजमेंट लॉ है तो यहाँ पर सिंपली हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर उसके लिए लॉ नहीं था, जो जज ने बनाया है, मतलब यहाँ पर इसके लिए पर्टिकुलर कोई लॉ नहीं था। अगर होता तो वो लेजिस्लेटिव वाले पार्ट पर चला जाता है, यहाँ पर जजेस को उसका इंटरप्रिटेशन करना होता है, यहाँ उन्होंने बनाना नहीं होता है ना। अब अगर बैंथम का कहना है कि पूर्व निर्णय को उन्होंने किस तरह से दिया है, न्यायाधीशों द्वारा निर्मित विधि या जुडिशरी लॉ। ऑस्टिन ने इसे क्या नाम दिया है, देखिए मैं यहाँ पर बार बार ये जो जितने भी ज्यूरिस्ट हैं इनका नाम क्यों लेती हूँ, एक तो ये सारे आपको स्कूल्स में हेल्प करेंगे, दूसरा आप लोग इनसे फ्रेंडली हो जाइए, जैसे आप आपके फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडली हैं। ऑस्टिन, बैंथम, सामंड, जितने भी हैं ये कीटन, कितने सारे हैं, कांट, इन सबको आपको ऐसे मानकर चलना है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपने कोई भी क्वेश्चन लिखा है और अगर आपने इनका कहीं रेफरेंस नहीं दिया है तो आपका आंसर इनकम्प्लीट है।
और बार बार मेरा इन लोगों के ऊपर फोकस करने का जो पर्पस है, क्योंकि स्कूल वाला पार्ट आपका इन्हीं से चलता है। आप अगर सोचे कि आप स्कूल लिख दें या आप कोई डेफिनेशन लिख दें विदाउट देम, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर जैसे कि आपकी चीजें कैसी हैं, बहुत इजीली याद भी रहेंगी और समझने वाले पार्ट पर भी बहुत अच्छा है। अब जैसे मैंने कहा, जेरेमी बेंथम ने बोला है कि जुडिशियल प्रेसिडेंस क्या है, जजमेंट लॉ। जजमेंट लॉ मतलब कि जजेस ने बनाए, सिंपल। फिर इसी तरह ऑस्टिन ने कहा न्यायपालिका की विधि, जुडिशरी लॉ मतलब जुडिशरी के द्वारा बनाए गए नियम, विधि या रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें, इसमें केस का नाम भी लिखिएगा, बिर्च वर्सेस ब्राउन, 1931 का ये केस है, जिसमें ये क्लियर कहा गया था कि क्या जुडिशियल प्रेसिडेंस को किस तरह से ऑप्ट किया जाए, क्या जजमेंट लॉ की तरह से किया जाए। तो यहाँ पर ये क्लियर किया गया था कि हाँ, एक तरह से ये हमें एक तरह का क्या करते हैं कि आपके लिए एक वे तैयार करते हैं, और ये वे इस तरह का है कि जिसमें हम ये समझ पाते हैं कि आगे हमें किस तरह का बिहेवियर करना है। हमें से मतलब है चाहे वो लेजिस्लेशन के लिए हो, चाहे वो आम पब्लिक के लिए हो। लेजिस्लेशन के लिए एक वे मिलता है कि हमें इस दिशा में कुछ नए नियम बनाने हैं, इंस्टीट्यूट बनाना है, और पब्लिक के लिए ये रूल्स है कि अब हमें जो डिसीजन दिया गया है उसे एप्लीकेबल करना है। तो इसमें इस केस का नाम लिख लीजिए, बिर्च वर्सेस ब्राउन, 1931 का एक केस है। अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट पर। ओरिजिनल एंड डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट्स। देखिए, ओरिजिनल एंड डिक्लेरेटरी कौन सी होंगी, इसमें एक सिनॉप्सिस भी बना लीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद आप लिखेंगे डेफिनेशन, डेफिनेशन में बेंथम, ऑस्टिन, सामन, तीनों का नाम आप लिखेंगे। फिर चाहे तो आप पहले डॉक्ट्रिन लिख सकते हैं, या आप चाहें तो काइंड्स ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट लिख सकते हैं। तो पहले हम यही पढ़ते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट, ओरिजिनल और डिक्लेरेटरी, दोनों को एक साथ भी पढ़ा जा सकता है। ओरिजिनल कौन से होंगे, देखिए, जब पर्टिकुलर किसी रूल के लिए कोई भी ऐसा मौलिक, ओरिजिनल का मतलब होता है मौलिक, जिस ये मानकर चलिए कि पहले जिस पर किसी भी तरह का डिसीजन नहीं हुआ है। द जुडिशियल डिसीजंस आर of two types, namely those which create a new law and those which apply known and settled principle of law to the particular facts of law. Particular facts of law पे कुछ ऐसे सिद्धांत निर्धारित कर देना जो कि उसे और ज्यादा क्लियर कर देते हैं, उसका इंटेंशन क्लियर कर देते हैं, उसका पर्पस क्लियर कर देते हैं। दो तरह की चीजें होंगी, एक तो होगा ओरिजिनल और एक होगा डिक्लेरेटरी। मतलब कि किसी संबंध में कोई घोषणा कर देना। घोषणा से मतलब है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए एक हुआ मौलिक विधि, मौलिक विधि जिसमें कि उन्होंने नए लॉज बनाए, और एक हुआ जिसमें हमारे पास वी हैव लॉज, बट उनका इंटरप्रिटेशन इस तरह से किया जाए कि अगर उसका कोई सेंस छुपा हुआ है, उस सेंस को भी क्लियर कर दिया जाए। जैसे उसका मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं कि आर्टिकल 21 हमें जीने का अधिकार देता है, पर क्या वो हमें मरने का अधिकार दे देता है? कहीं लिखा है क्या उसमें ऐसा? तो फिर उस पर रेट लगाया गया। मर्सी किलिंग वाला पार्ट आप सभी लोगों को पता होगा। देन उसमें क्लियर कहा गया कि नहीं, आर्टिकल 21A हमें जीने का अधिकार देता है पर मरने का नहीं, है ना। मतलब यहाँ पर बार बार आर्टिकल 21 को कितना उसका इंटरप्रिटेशन किया जाना जरूरी हो जाता है, हर बार उसके लिए कोई PIL लगाया जाता है, और यहाँ पर आर्टिकल 21 की रेफरेंस में जजेस बार बार उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, ताकि उसमें से कई चीजों का सेंस या तो गलत लगा लिया जाता है या उसे गलत मैनर में ले लिया जाता है। जहां जीने का अधिकार है, क्या वहां मरने का अधिकार उसमें शामिल है? तो फिर यहाँ पर्टिकुलर केस में क्लियर कहा गया कि नहीं, जीने का अधिकार सिर्फ जीने का अधिकार है, मरने का नहीं, है ना। तो इस तरह की कई सारी चीजें उसमें। अब जीने के अधिकार में क्या गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार शामिल है? तो फिर उसे क्लियर किया गया कि हाँ, जीवन जीने में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि अगर सरकार उस पर काम नहीं करती है, देन यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे पास हैं, और उन्हें मीन्स गवर्नमेंट को कोर्ट या जुडिशरी डायरेक्शंस देता है कि यहाँ पर जो लोग इस तरह का जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए आप यहाँ पर काम करिए, है ना।
तो यहाँ पर कुछ विधियां कैसी होंगी, मौलिक होंगी, और कुछ होंगी जिनका की इंटरप्रिटेशन किया जाता है। इंटरप्रिटेशन वाला जो लॉ है वो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग रूल्स, आप लोग देख पा रहे होंगे, देयर आर सेवरल डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट ऑफ लॉ फॉर द लॉ ऑन मोस्ट ऑफ द पॉइंट इज ऑलरेडी सेटल्ड एंड जुडिशियल डिसीजंस आर मेयर डिक्लेरेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रूल्स। कुछ नियम ऐसे हैं जिसके लिए कोई लॉ नहीं है, इट इज कॉल्ड ओरिजिनल प्रेसिडेंट, बट सम आर देयर कि जहां पर हमारे पास रूल्स हैं, एग्जिस्टेंस है उनका, पर उसके लिए यहाँ प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नहीं है, या उनकी इस तरह से व्याख्या नहीं की गई है, या उनका घोषणा या डिक्लेरेशन नहीं किया गया है जिससे कि उसे प्रॉपर वे में समझा जाए। फिर एक है आपका ऑथोरेटिव एंड परस्यूस प्रेसिडेंस, ये बहुत ही अच्छा पार्ट है। परस्यूस अनुनयी पूर्व निर्णय, लिख लेना प्रवीण इसको। देखिए एक होते हैं प्राधिकारिक को हम ये मानकर चलेंगे एब्सोल्यूट, लिख लीजिए उसके सामने। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट टू ऑथोरेटिव एंड परस्यूस इज द वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, बहुत ज्यादा इस चीज को एक्सेप्ट किया गया है। एन ऑथोरेटिव प्रेसिडेंट इज वन व्हिच द जज इज बाउंड टू फॉलो द irrespective of whether he approves it. In other words, the judge has no choice. For instance, our decision of Supreme Court of India is binding on a judge of Kerala High Court. Similar, a decision of Kerala High Court is binding on lower courts in Kerala. In a system of precedent, decisions of superior are always considered as authoritative precedent. इसको हम अपनी जो अभी हमने एक डॉक्ट्रिन के बारे में बात किया था उसके साथ कोरिलेट करके भी पढ़ सकते हैं। स्टेयर डिसीजन, इसको साथ में शामिल कर लीजिए, यहाँ पर हाईलाइट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, वो एक तरह से आपने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, अब यहाँ उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को केरल हाई कोर्ट के जज को मानने के लिए केरल हाई कोर्ट बाध्य है, और केरल हाई कोर्ट की जो भी जजमेंट होगा उसे केरल हाई कोर्ट के अंडर में जितनी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है वो मानने के लिए बाध्य है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ आपका ये हुआ ऑथोरेटिव। परसिव्स में अब ऑलरेडी अनुयत पूर्व निर्णय कौन से होंगे, जिनका अनुसरण करने के लिए न्यायाधीश बाध्य नहीं है। A perceived precedent is one which the judgment under no obligation to follow. Here he has a choice in deciding whether to follow a precedent if he is convinced of the crime of the merits of a decision. He may follow it, otherwise he may refuse. A decision of a Delhi High Court is only a perceived precedent as far as the Madras High Court concerned. Under it is under no obligation to follow. जहां पर कि कोई एक निर्णय दिया गया है, भारत के किसी एक उच्च न्यायालय ने कोई डिसीजन दिया है, जरूरी नहीं है मान लीजिए दिल्ली के हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया गया है, एमपी का हाई कोर्ट उस चीज को माने, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप लोग देखेंगे जब आप केस लॉज की ज्यादा स्टडी करेंगे, ये सारा डिटेल में पढ़ने के पीछे जो रीजन है वो भी यही है कि आप लोगों को इन फ्यूचर यही करना है कि आप केस लॉज की स्टडी करेंगे, है ना, क्योंकि आपको कोर्ट में बार बार साइटेशंस देनी होती हैं। उस साइटेशन से ही हम इन सारी चीजों को समझ पाते हैं कि एक ही चीज के लिए कितनी बार डिसीजन चेंज होते हैं, इवन बार बार उन चीजों को पलट दिया जाता है। पढ़ा होगा ना कितने सारे हमारे ऐसे, इवन आपका प्रियम्बल वाला जो केस है आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो गोलकनाथ और केशवानंद भारती, कितने सारे कि बार बार चीजों को उलट पुलट किया जाता है। अब यहाँ अगर हम बात करें कि जरूरी नहीं है कोई एक क्वेश्चन अराइज हुआ, सिमिलर फैक्ट्स हो सकता है, उसी पर हो सकता है दिल्ली हाई कोर्ट का ओपिनियन अलग हो और हो सकता है एमपी हाई कोर्ट का ओपिनियन अलग हो। यहाँ पर दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट के कोर्ट के ओपिनियन को मानने के लिए एमपी का कोर्ट बिल्कुल भी बाउंडेड नहीं है। तो इस तरह से इसका देखिए, इसे हम बोलेंगे परसिव्ड प्रेसिडेंट।
फिर आते हैं फॉरेन जजमेंट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ है ऐसा जो समझ नहीं आया, किसी को समझना हो? क्लियर है सभी को यहाँ तक? और सभी लोग अटेंडेंस डाल दिया करो। किरण, प्रवीण और अर्शिया, आप लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस के लेक्चर का भी अटेंडेंस डालेंगे, ठीक है? और अगर पॉलिटिकल साइंस का जब लेक्चर होता है किरण, तो उसका भी आपको अटेंडेंस डालना है। और कल मैं लीव पर हूँ, ओके मैम। है ना, कल मैं लीव पर हूँ तो लेक्चर्स नहीं होंगे। फिर हम आते हैं फॉरेन जजमेंट पर। प्रवीण, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे बताओ। तुमने लिखा है इसमें से सिनॉप्सिस बनाए? यस मैम, बना रहा हूँ मैं, और मेरे पास बुक भी है तो मैं उससे भी पढ़ते जा रहा हूँ साथ साथ। हाँ, इसमें तुम सिनॉप्सिस में एक बार फिर से लिख लो प्रस्तावना न्यायिक पूर्व निर्णय का, क्योंकि बुक में बहुत सारा है, इतना सारा हमको नहीं पढ़ना है। इसमें सिनॉप्सिस बनाओ, पहले लिखो प्रस्तावना, फिर लिखना इसमें न्यायिक पूर्व निर्णय की परिभाषा, अर्थ, उसके प्रकार और प्रकार के साथ डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत। तो यहाँ पर अलग अलग निर्णयानुसरण, एक सिद्धांत आपका ये है, एक इतरोक्ति और एक निर्णयासार। Decisions of English court lower in the hierarchy. For example, the House of Lords may follow a Court of Appeal decision and the Court of Appeal may follow a High Court decision, although not strictly bounded to do so. In India, Supreme Court may follow judgment of High Courts and High Courts may follow judgment of other High Courts. May means यहाँ पर किसी तरह का obligation नहीं है। और इसी तरह फॉरेन जजमेंट के रेफर में भी the English decisions referred to by Supreme Court are of courts of country from which India has derived its jurisprudence and large part of Indian laws, and in which the judgments were delivered by judges held in high reputation. देखिए, कई बार आप लोगों को अगर पुराना याद हो, प्रीवी काउंसिल वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना है, अगर कहीं इस तरह का कोई इशू होता है कि जहां पर हमें कोई ऐसा निर्णय जो कि फॉरेन कोर्ट ने दिया है और अगर उसका कंसर्न लेना है, तो यहाँ पर अगर वो उस जगह पर जरूरी है तो लिया जा सकता है। जैसे पहले आप लोग पढ़ते होंगे, जब पुराने हम लोग टॉर्ट्स में पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस में आप लोग पढ़ रहे हैं, पुराने कई सारे ऐसे जजमेंट हम लोग पढ़ते हैं जो कि 1947 के पहले के हैं। उसमें आप लोगों को पढ़ने को मिलता है प्रीवी काउंसिल और इस तरह के डिसीजन पढ़ने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीजें होती हैं, कई बार पुराने या किसी और फॉरेन कंट्री की कोर्ट की अगर कोई चीजें हैं तो उसे पढ़ने से उससे उन चीजों में उन चीजों को कितना ऐड किया जा सकता है, ये उससे रिलेटेड है। और यहाँ पर जैसे ब्रिटेन का प्रीवी काउंसिल हमारे यहाँ जो था, प्रीवी काउंसिल जो ब्रिटेन में था, तो यहाँ पर उसका जो सर्वोच्च न्यायाधिकरण कार्य करता है, वो यहाँ ब्रिटेन में उन चीजों को एज इट इज बाध्य करने के लिए, फॉलो करने के लिए भी वो बाध्य नहीं है। आज जब 1947 के बाद हम किसी भी तरह से किसी भी फॉरेन जजमेंट को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है, और इससे रिलेटेड कई सारे इसमें केस लॉ भी मैंने ऐड किए हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में आप लोग पढ़ लेना। देखिए, अब अगर हम थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी फिर वही चीज आ जाती है जो कि अभी हमने डिस्कस की। अब जो काइंड्स हैं उन्हें ही थ्योरी के नाम से अलग से डिफाइन किया गया है। तो जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था डिक्लेरेटरी पार्ट। अब क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि जो जूरिस्ट है वो जूरिस्ट ने जो इस तरह का इंटरप्रिटेशन किया है पर्टिकुलर पार्ट पे, उन चीजों को आपको पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर सिर्फ इसी इंटेंशन से इन चीजों को मैंने इसमें ऐड किया है। जैसे
मैथ्यू हेल, उन्होंने इस तरह का एक थ्योरी, जब इस जुरिस्ट वाले पार्ट पर उन्होंने इस चीज को स्टडी किया तो उन्होंने the decision of courts of justice do not make a law properly so called for the only the king and parliament can do। अब ये कहाँ का है, पढ़ने से ही हमें समझ में आता है कि ब्रिटेन के कंसर्न में ये चीजें दी गई हैं। मीन्स यहाँ पर सिर्फ इतना आपको समझना है कि डिक्लेरेटरी थ्योरी किस चीज को फेवर करता है, कि यहाँ पर अगर हम ये बोले कि जजेस लॉ बनाते हैं, देन ये पर्टिकुलर जूरिस्ट उस चीज को डिनाई करते हैं कि नहीं, दे डोंट मेक लॉ, वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज को इंटरप्रिटेशन करते हैं जो कि ऑलरेडी हमें दी गई है। देयर इज in fact no such thing as judge made law, for the judges do not make the law, so they frequently have to apply existing law to circumstances as to which it has previously been authoritative laid down such law is applicable। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो थ्योरी है इसका क्रिटिक्स भी दिया गया है, और इस थ्योरी का क्रिटिक्स हम बहुत इजीली कर सकते हैं, आपको बहुत डीप स्टडी करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ नाम ऐड कर देना है, जैसे कि द ग्रेट लॉ रिफॉर्मर जेरेमी बैंथम said that statement that judges only declare the law is a willful fleshwood having for the subject that stealing of the legislative power by and for hands which could not trust not openly claim it। यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी जजेस को इस तरह का पावर दिया गया है, वो इस पार्ट पर फ्री हैंड है कि जहां पर कोई लॉ नहीं है, वो यहाँ पर किसी भी इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो उस पार्ट पर वो उस चीज के लिए लॉ बना सकते हैं। तो यहाँ क्रिटिक्स करने का जो पार्ट है वो हम क्लियरली उस चीज को बोल सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर जजेस लॉ भी बनाते हैं, उसको फेवर करने वाला आपका ये एक और थ्योरी यहाँ आ जाता है, जजेस एज लॉ मेकर्स थ्योरी। इसे किसने फेवर किया है, डाइसी ने। डाइसी, सभी लोग डाइसी का नाम सुना होगा। जजेस लॉ बनाते हैं, क्या वो एज ए लॉ मेकर काम करते हैं? देन यस, as all lawyers are aware, a large part of, as many would added, the best part of the law of England is judge made law। अब देखिए यहाँ पर बार बार अगर ब्रिटेन की चीजें आती हैं तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो जूरिस्ट हैं इनका जो टाइम पीरियड है, अगर आप इनकी बिब्लियोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको, बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका टाइम पीरियड ही उस समय का है। देन इनके लिए फेवरेबल स्टडी वाला पार्ट जो था वो क्या था, ब्रिटिश लॉ, क्योंकि उस टाइम तक इंडिया का हमारा लॉ इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था, और अगर हम था तो हम लोग कॉलोनियल सिस्टम में ऑलरेडी थे। तो यहाँ पर जजमेंट लॉ की फेवरेबल जो पार्ट है वो यहाँ पर डाइसी ने क्लियर कहा है कि इतना फ्री हैंड उन्हें छोड़ा गया है कि अगर कोई इस तरह का पार्ट आता है तो वो उसका लॉ बनाते ही इवन एप्लीकेबल होता है। उसके लिए अगर कोई इस तरह का डिसीजन दिया गया है तो यहाँ पर पार्लियामेंट और किंग को ये राइट है कि उसके बेहाफ पर वो उस तरह का लॉ बना दे। अब इसकी कुछ लिमिटेशन है, इवन अभी ये पार्ट और एक लेक्चर में चलेगा आपका, तो इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर जुरिस्ट के साथ आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, और सारे जुरिस्ट के साथ इस थ्योरी को, जो भी आपका जुडिशियल प्रेसिडेंट को नॉर्मली से नहीं पढ़ना है, ये सामान, डाइसी, बैंथम, ऑस्टिन, इन सबको लेकर ही आपको आंसर आपके तैयार करने हैं। ठीक है, इसका आगे का पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। शांभवी, रेगुलर हो देखकर अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हो बेटा। यस मैम, अगर होगी तो बताएंगे, है ना? ठीक है, चलिए इसे एक बार स्टडी कर लीजिएगा तो इजी हो जाएगा पढ़ना, क्योंकि कल हम लोग सारे वो डॉक्ट्रिन्स को थोड़ा सा स्टडी करेंगे और इसके आगे के जो पार्ट है वो। थैंक यू।